वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है और ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम 5 क्लासेस कवर कर चुके हैं और इन 5 क्लासेस में हमने बेसिकली साइकोलॉजी का जो बेसिक है उसे कवर किया है। जैसे साइकोलॉजी, ये जो शब्द है कहाँ से आया, साइकोलॉजी कैसे बनी, साइकोलॉजी पहले किसकी ब्रांच हुआ करती थी, और साइकोलॉजी के जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी का जो विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, वो कितने फेजेस में हुआ है। तो कुल मिलाकर पिछली 5 क्लासेस में हमने केवल और केवल साइकोलॉजी का बेस तैयार किया है। आने वाली क्लास से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 5 क्लासेस हमने कवर की हैं, ये जो साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हमने लिया है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे जैसे हमारा एक एक यूनिट कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे हम उस यूनिट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उन्हें कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए, साइकोलॉजी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज की आज पहली क्लास आप कह सकते हैं, पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम साइकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूं कि एग्जाम में जब भी बैठें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें। द थिंग इज, हम बहुत बार क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। हमें लगता है कि हमने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही किया है, बट जब बाद में चेक करते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजी abandoned its soul and then abandoned the mind. After that, it abandoned consciousness and now it accepts the method of behavior. This statement is given by। एक बार इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देखते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया है? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कौन से पार्ट से बना है। हमने जो मनोविज्ञान का क्रमिक विकास पढ़ा था, हमने 4 फेजेस पढ़े थे उसमें, कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इस तरीके से मनोविज्ञान का जो क्रमिक विकास है वो 4 स्टेप्स में हमें नजर आता है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया कि सर सबसे पहले आत्मा को त्यागा, उसके बाद मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और अभी वर्तमान में ये व्यवहार के साथ है? तो ये स्टेटमेंट है R.S. वुडवर्थ का। देखिए, ऑप्शन में सबसे पहला ही पहला ऑप्शन आपको R.S. वुडवर्थ का मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, R.S. वुडवर्थ। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपको ये स्टेटमेंट तो याद रहे। अगर ये स्टेटमेंट भी आपको याद रह गया तो आप क्रोनोलॉजी आराम से बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो R.S. वुडवर्थ ने दिया था। अब इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका देखते हैं। देखिएगा, इससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर आप याद रखना चाहें। देखिए, ये मेरी ट्रिक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक्स कभी भी कॉपी नहीं की जाती। आपको अगर कन्वीनियंट लगता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या ट्रिक है। आज मेरा मन, आज मेरा मन चेतन व्यवहार कर रहा है। आज मेरा मन चेतन व्यवहार
कर रहा है। ये एक ट्रिक है जो मैंने पढ़ते समय बनाई थी जब मैंने साइकोलॉजी को स्टडी किया था। याद रखने के लिए वैसे तो बहुत सिंपल है। देखो, आज में जो आ है, आ का मतलब हो गया आत्मा। आ का मतलब क्या हो गया? आत्मा। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आत्मा यानी सोल। ये हो गया मन, और मन का तो सीधा सीधा मतलब हो गया क्या? मन। उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाने लगा। फिर तीसरा हमारे पास है चेतन, और चेतन से हम ले सकते हैं चेतना। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। और फिर चौथा शब्द तो हमारे पास सिंपल सा है, और वो क्या है? व्यवहार। इसके बाद वर्तमान में मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो अगर आप याद करना चाहें तो एक छोटा सा तरीका है याद करने का कि आज मेरा मन चेतन व्यवहार कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये स्टेटमेंट किसका है? आर.एस. वुडवर्थ का है। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। किसी न किसी एग्जाम में घूम फिर के ये क्वेश्चन बन जाता है। अब मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ें और इसके बेसिक्स को तैयार करें तो बहुत से फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि आजकल एग्जामिनर्स ने क्वेश्चंस बनाने की अपनी अप्रोच को चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर कर दें। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए और आप लकीली अच्छा आंसर उसका कर दें। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास। क्या वो बोरिंग है? नहीं सर, बोरिंग नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या वो एबिंगहस है? नहीं सर, एबिंगहस भी नहीं है। विलियम वुंट है सर। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल यहां सही आंसर होगा। अब विलियम वुंट कैसे? तो हमने एक पॉइंट डिस्कशन में लिया था कि जर्मनी, और जर्मनी का लिपजिंग शहर की लिपजिंग यूनिवर्सिटी, जिसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, वहां विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। फर्स्ट एवर लेबोरेटरी फॉर साइकोलॉजी, विलियम वुंट। और विलियम वुंट एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। बाद में विलियम वुंट के साथ एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टिचनर भी जुड़ते हैं। विलियम वुंट और टिचनर ने ही बाद में मिलकर संरचनावाद, ये मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है, संरचनावाद, ये इन्हीं का ही दिया हुआ संप्रदाय है। तो ध्यान रखना, विलियम वुंट ने कहां पर सर? जर्मनी में। जर्मनी, और जर्मनी का भी कौन सा शहर? लिपजिंग शहर। कौन सा शहर? लिपजिंग शहर। और लिपजिंग शहर में भी कौन सा विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय सर? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, क्लियर है यहां तक? दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। Who is believed to have used the word psychology for the first time? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है या किया गया है, ऐसा माना जाता है? देखो, इसको लेकर मैंने अलग से आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाया भी था। टू यूज द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टू सेपरेट साइकोलॉजी फ्रॉम फिलोसॉफी, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, या दोनों अलग अलग अप्रोचेस हैं। साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग करना और साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले यूज करना, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं और दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं। सबसे पहले द वर्ड साइकोलॉजी या द टर्म साइकोलॉजी वाज यूज्ड बाय रुडोल्फ गोइकल। ये ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन है? देखो, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसमें, रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया था, ये ध्यान रखिएगा। साथ में नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रुडोल्फ गोइकल ने दिया था। लेकिन स्टिल
मनोविज्ञान वॉज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। अभी भी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही शाखा थी, अभी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग नहीं हुई थी। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करना किसी और के नाम है, और दर्शन शास्त्र माफ कीजिएगा, मनोविज्ञान शब्द देना किसी और के नाम है। तो जब मनोविज्ञान शब्द की बात होती है, द टर्म साइकोलॉजी, तो हम रुडोल्फ गोइकल को यहाँ पर आंसर करते हैं। अच्छा, तो एबिंगहस कौन है सर? 2 बार नाम आ चुका। तो एबिंगहस वो हैं जिन्होंने कहा था कि इतिहास बहुत लंबा है और भूतकाल बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है। ऐसे एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था आपको, बात करेंगे उस पर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रुडोल्फ गोइकलनेस, हु इज बिलीव टू हैव यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस काल को मनोविज्ञान का बंजर काल माना जाता है? बैरन पीरियड ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा काल सर? बैरन पीरियड ऑफ साइकोलॉजी। और ये इंपॉर्टेंट है बैरन पीरियड, और क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे भी चर्चा करेंगे कि हुआ क्या था दरअसल, बैरन पीरियड बना क्यों ये, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम तो यूजुअली इतना सा याद कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, 1890 से 1905 के बीच का जो समय था उसे बैरन पीरियड ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इस पे हम कभी बात नहीं करते। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर तो ठीक है, ऑप्शन ए 1890 से 1905। ये लगभग लगभग हर बच्चे को याद हो जाता है कि हाँ ठीक है, 1890 से 1905 के बीच में जो समय है 15 साल का, इसे मनोविज्ञान का बंजर काल माना जाता है। पर क्यों माना जाता है, थोड़ा सा ये सुनो। देखो, कब से कब तक? 1890 से 1905 तक का समय, मनोविज्ञान के विकास में, मनोविज्ञान के विकास में क्या माना जाता है? बंजर काल माना जाता है। बंजर काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है सर? बंजर काल माना जाता है। एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, कब से कब तक? 1890 से 1905। और क्या माना जाता है सर? बंजर काल माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है बंजर काल, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये बंजर काल बना तो क्यों बना, चलिए इस पे बात करते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण, तो कारण सुनो। मनोवैज्ञानिक जो थे ना सर, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक चेतन व अचेतन, मनोवैज्ञानिक चेतन व अचेतन के मध्य कोई अंतर नहीं कर पाए, साफ अंतर नहीं कर पाए। जिस कारण से जिस कारण से जिस कारण से मनोविज्ञान का मनोविज्ञान का अध्ययन व विकास अध्ययन व विकास एक तरह से रुक गया था। ये पॉइंट ध्यान है ना आपको? मनोविज्ञान का जो विकास है उसके बारे में हमने बात की थी कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मनोविज्ञान मन का विज्ञान, फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। लेकिन जैसे ही मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना,
तुरंत कई लोगों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बुराई की, जिसमें सबसे आगे सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो अचेतन मन है वो कुल मन का 90% हिस्सा है। आप अचेतन मन को कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप केवल 10% चेतन मन को कैसे कंसिडर कर सकते हो? तो इसी वाद विवाद के चलते मनोवैज्ञानिकों के बीच कोई एक मत नहीं हो पाया, और 1890 से लेकर 1905 के बीच में मनोविज्ञान में कोई खास काम नहीं हो पाया। बाद में फिर व्यवहारवाद आया, तब इसका विकास वापस से चालू हुआ। तो ये 1890 से 1905 के बीच का जो समय है, ये मनोविज्ञान में बंजर काल माना गया। चलो आगे बात करते हैं। द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो यह अब तक तो ये पॉइंट सबको याद हो जाना चाहिए, लिपजिंग में की गई थी सर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो जर्मनी में, और जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग, और लिपजिंग में एक यूनिवर्सिटी है, लिपजिंग यूनिवर्सिटी, जिसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी भी आपने कहा, वहां पे की गई थी। अब एक क्वेश्चन आप अभी अभी देख कर आए हैं, तो स्थापित करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है सर? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की थी, और इसीलिए विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आप एक नोट कर सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट नोट कर सकते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर की लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिस कारण स्थापित की थी जिस कारण विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? विलियम वुंट को कहा गया। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन पे भी हमने बात की थी, स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा था। एक स्टेटमेंट है, देखो, मैकडुगल ने अपनी पुस्तक फिल इन द ब्लैंक के 16वें पृष्ठ पर चेतना शब्द की भरकस्त निंदा की, और चेतना शब्द को बहुत बुरा अथवा रूढ़ शब्दों की संज्ञा दी, और अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द आधुनिक प्रचलन में आ गया। बुक का नाम पूछा गया, यहां पर कौन सी बुक है? Outline of Psychology, The Essential of Psychology, An Introduction to Social Psychology, Outline of Psychologia। यहां पे ठीक कर लेना,
ये ऑप्शन साइकोलॉजिया कर लेना, ठीक है। तो बताओ भाई अब इसका क्या आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यानी विलियम मैकडुगल जो हैं, इनकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इस बुक में इन्होंने चेतना शब्द जो है इसकी बड़ी बुराई की है, पेज नंबर 16 पे। अच्छा, ये तो एक फैक्ट हो गया, ये तो बहुत टाइम से क्वेश्चन वैसे भी आ रहा है, कभी किसी एग्जाम में कभी किसी एग्जाम में आ जाता है। लेकिन यह खास बात जो हमें समझनी है वो ये है कि विलियम मैकडुगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा गया, तो मूल प्रवृत्तियों का जनक विलियम मैकडुगल को कहा गया। विलियम मैक विलियम मैकडुगल को मूल प्रवृत्तियों का मूल प्रवृत्तियों का मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। अच्छा, इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी, 14 मूल प्रवृत्तियां। अब ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, इसे हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, 14 मूल प्रवृत्तियां, विलियम मैकडुगल, और इन्हें मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहा जाता है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले या अलग करने का श्रेय जिसे दिया जाता है, उसकी पुस्तक का नाम क्या। बताओ, कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया। नाम नहीं पूछा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था। यहां पर यह पूछा गया है कि जिस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था, उनकी माफ कीजिएगा, उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो बुक है, उसका नाम बताइए। क्लियर है? What is the name of the book written by the person who is credited with separating psychology from philosophy for the first time? तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था, फिलोसॉफी से अलग किसने किया था। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय, अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ध्यान से सुनना। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम विलियम जेम्स, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को दिया जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को दिया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, विलियम जेम्स जो हैं, इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक ये भी इन्हें दिया जाता है।
ये पदवी भी इन्हें दी जाती है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? विलियम जेम्स है। और विलियम जेम्स ने ही बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और इसी बुक में ही विलियम जेम्स ने सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हु सपोर्टेड दिस डेफिनेशन। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया? देखो वॉटसन जो है ना, वॉटसन ने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। वॉटसन ने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। ये हमने भी पता है कि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, तो वॉटसन का संबंध तो व्यवहारवाद से है। स्किनर जो है, स्किनर का संबंध भी व्यवहारवाद से ही। स्किनर का संबंध भी किससे है? व्यवहारवाद से ही, क्योंकि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, एस और आर वाली थियरी दी थी। स्किनर का संबंध भी व्यवहारवाद से ही है। फ्रायड जो है, अब यहां ये सुनना, फ्रायड ने चेतना का विज्ञान होने का विरोध किया था। ये ध्यान ना आप लोगों को, फ्रायड ने चेतना का विज्ञान होने का विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इन्होंने ही कहा था कि आप 10% चेतन को 90% अचेतन से बड़ा कैसे मान सकते हैं। तो बचे कौन? बचे विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। कौन? विलियम जेम्स, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हु सपोर्टेड दिस डेफिनेशन? वॉटसन बिहेवियरिज्म, स्किनर बिहेवियरिज्म। फ्राइड ने तो इसको बड़ा अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था, और विलियम जेम्स हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द बेसिस या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस? मनोविज्ञान के निम्नांकित में से कौन सा उपागम में चेतना के मौलिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? देखो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, संप्रदाय, किसके संप्रदाय? मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब यहां पर दो संप्रदाय आते हैं, एक तो है संरचनावाद और एक है प्रकार्यवाद। दो संप्रदाय हैं सर हमारे पास, एक है संरचनावाद और एक है प्रकार्यवाद। देखो अगर संरचनावाद की बात करें तो इसने चेतना की संरचना अथवा चेतना के मूल तत्व बताएं। जब आप संरचनावाद पढ़ते हैं तो संरचनावाद में चेतना की संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात होती है कि चेतना जो है वो कैसे बनी। और संरचनावाद का संबंध किससे है? संरचनावाद का संबंध वुंट से, और वुंट के अलावा और कौन है? टिचनर। टिचनर, ठीक है, वुंट के शिष्य टिचनर। तो अगर संरचनावाद की बात होती है तो संरचनावाद में मूल तत्वों पर बात की जाती है, संरचना पर बात की जाती है। जबकि अगर बात करें प्रकार्यवाद की तो स्वीकार इन्होंने ही चेतना को भी, इन्होंने भी चेतना को ही किया है, लेकिन चेतना कार्य कैसे करती, चेतना कार्य कैसे करती, इस बात की अगर स्टडी की जाए तो वो होगा किसमें? प्रकार्यवाद में, कार्यवाद में, कि चेतना जो है वो काम कैसे करती है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि चाहे संरचनावाद हो चाहे प्रकार्यवाद हो, दोनों ने ही बेस किसको बनाया है? कॉन्शियसनेस यानी चेतना को बनाया है। तो यहां क्वेश्चन क्या है, देखो, Which of the following approaches of psychology focuses on the basic element of consciousness? Basic element, मूल तत्व, है ना,
चेतना के मौलिक तत्वों की बात की गई है। मौलिक तत्व का मतलब, बेसिक एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? संरचना, संरचना, स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरलिज्म आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए संरचनावाद इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल इस बात पर बल डालता है कि मन किस तरह एवं क्यों कार्य करता है? यानी चेतना कैसे काम करती है, कॉन्शियसनेस, आपका माइंड, आपका मन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। तो देखो, संरचनात्मक में तो क्या बताया गया है, कैसे बना है। व्यवहारवाद व्यवहार की बात करता है, मनोविश्लेषणवाद आपके व्यक्तित्व की बात करता है, और प्रकार्यवाद इस बात की बात करता है कि चेतना या मन व्यवहार कैसे करता है ना, माफ कीजिएगा, चेतना या मन कार्य कैसे करता है। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये जो 10वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद। क्लियर है? अगर आप संरचनावाद की बात करो तो चेतना की संरचना क्या है, प्रकार्यवाद की बात करो तो चेतना कार्य कैसे करती है, व्यवहारवाद की बात करो तो इसमें चेतना को नकार कर व्यवहार पर बल दिया गया है, गेस्टाल्टवाद की बात करो तो इसमें एक तरीके से परसेप्शन और समग्रता पर बल दिया गया है, और ह्यूमनिज्म की बात करो तो इसमें चेतना वगैरह को सबको नकार कर मानव का जो भीतरी मोटिवेशन है उस पर बल दिया गया है। चलिए, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन आंसर्स का, पीवाईक्यूज का, एमसीक्यूज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका एक एक यूनिट कंप्लीट होता जाएगा साइकोलॉजी में, वैसे वैसे हम उस यूनिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कशन में लेते रहेंगे। केवल 10 क्वेश्चन या 10 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज ही नहीं है, बहुत सारे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो क्वेश्चन और पीवाईक्यूज का पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपकी एग्जाम की तैयारी सेशन से थोड़ी सी और बेहतर हो पाएगी। मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास में। एजुकेशन साइकोलॉजी, या फिर कहें साइकोलॉजी के अगले यूनिट से शुरुआत करते हैं, जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तक हमने बेसिक मनोविज्ञान की बात की थी, अब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो चलिए कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। धन्यवाद।